Hello friends, you are welcome to EduSearch Hub. This is the third part of second chapter of NCERT Geography class 9th, The Peninsular Plateau. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो पहले हम प्लेट्यू देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दो पार्ट में बटा हुआ है, एक नॉर्दर्न वाला एक सदर्न वाला। तो नॉर्दर्न जो हाईलैंड्स हैं, जिनको हम सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं, इनमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। मालवा प्लेट्यू है, आप देख पा रहे होंगे, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और उसकी ही एक आगे स्ट्रेच है शिलोंग प्लेट्यू, जिसके बीच में एक गैप है। कर्नाटका प्लेट्यू नीचे आप देख पा रहे होंगे, डेक्कन प्लेट्यू आप देख पा रहे होंगे, दंडकारण्य प्लेट्यू आप देख पा रहे होंगे, तेलंगाना प्लेट्यू आप देख पा रहे होंगे। तो एक बार इसका आप अवलोकन कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। आप इसको एक बार अच्छी तरीके से देख लो और इसको मेमोराइज कर लो पॉज करके, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये प्लेट्यू समझ में आएगा। चलो तो फिर देखते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबललैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, igneous and metamorphic rocks. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass. तो यहाँ पर आपको दे रखा है टेबल लैंड। तो आपको बताया था कि जो प्लेट्यू होता है वो एक टेबल लैंड ही होता है, इस तरीके से फ्लैट होता है। तो प्लेट्यू तो टेबल लैंड ही होता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये इसका फॉर्मेशन होता है जब मैग्मा बाहर आता है, वॉल्केनिक एरप्शन होता है, फॉल्ट होता है कहीं पर, उस फॉल्ट के थ्रू मैग्मा बाहर आता है। मैग्मा बाहर आके जब मैग्मा पतला होता है तो वो माउंटेन पीक्स वगैरह नहीं बना पाता है, वो नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है और वो फ्लैट हो जाता है। तो इस तरीके से इस इग्नियस रॉक से पेनिनसुलर प्लेट्यू या अदर कोई दुनिया का प्लेट्यू हो, उनका निर्माण हुआ है। अब इसमें मेटामॉर्फिक रॉक्स कहाँ से आ गई? तो आपको बताया था कि मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं। जब इग्नियस रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाती हैं स्पेशल टाइप ऑफ अनदर रॉक में, तो उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो अब इसमें इग्नियस रॉक्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो आफ्टर सम टाइम वो किस में कन्वर्ट हो गई है? मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो गई है। तो इसलिए इनमें इग्नियस रॉक्स भी पाई जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स भी पाई जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि क्रिस्टलाइन क्या है ये? तो क्रिस्टलाइन का मतलब है इसमें छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। यानी कि ये जो बड़ी सी रॉक है, ऐसे मान लीजिए आप, ये रॉक है बड़ी सी, तो इसमें इस तरीके के आपको क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। तो ये कैसी होती है? क्रिस्टलाइन रॉक होती हैं ये। तो ये आप चीज़ आपको समझ में आई होगी। सो द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सेकेंड लाइन क्या है? इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। आपको बताया था कि जो पैंजिया था, यानी कि जो सुपर कॉन्टिनेंट था, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक सदर्न पार्ट और एक नॉर्दर्न पार्ट। तो सदर्न पार्ट जो है उसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है। तो गोंडवाना लैंड ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट किया, क्योंकि इंडिया का जो प्लेट्यू है वो ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट किया और जाके ऊपर यूरेशियन प्लेट से टकराया, और इस तरीके से यहाँ पर आज ये सिचुएटेड है। ठीक है। सो इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना। ब्रेकिंग कहाँ पर? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्लेट से ये हटा, ब्रेक हुआ वहाँ पे, और फिर ड्रिफ्ट किया। कहाँ, किस तरफ? इस डायरेक्शन में इसने ड्रिफ्ट किया और यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा गया। और आज जो आपको हमारा प्यारा भारत दिखता है वो आज इस रूप में आपको मिल पाता है, क्योंकि सदर्न और नॉर्दर्न दोनों पार्ट मिलके बनाते हैं। यानी कि अगर आप मैप उसका देखें तो बीच वाले पार्ट से
यहाँ पर इस तरीके से जो ट्रायंगुलर शेप में आपको दिखता है ये प्लेट्यू है, और ऊपर की तरफ नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, और उसके बाद आपका अदर कंट्रीज आ जाती है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। सो द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड सैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। तो अब प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड सैलो वैलीज, तो अब इसमें वैलीज पाई जाती हैं। अभी आपको बताया था मैंने कि वैली क्या होती है। वैली वी शेप में होती है, इस तरीके से शेप में। अब यहाँ पर माउंटेन है, एक इस तरफ माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है, तो बीच में इस तरीके की वी शेप बनती है, यानी कि यहाँ से रिवर्स फ्लो करती हैं, तो इसको हम वैली बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर लिखा क्या है, वैली तो आपको पता था, तो वैली तो आपको पता ही है, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड सैलो वैलीज। अब यहाँ पर समझना है, आपको मालूम है कि ये इग्नियस रॉक्स से बना हुआ है, दीज आर वेरी हार्ड रॉक्स। तो हार्ड रॉक्स होती हैं और यहाँ से रिवर्स एक्सेट्रा फ्लो करती हैं, तो उनका जो इरोजन होता है वो वर्टिकल इरोजन कम हो पाता है। दो तरीके के इरोजन होते हैं, कैसे, एक होता है आपका, एक होता है वर्टिकल इरोजन और एक होता है लेटरल इरोजन। यानी कि अगर कोई रिवर है और वो फ्लो कर रही है और वो रिवर की गहराई बढ़ती जा रही है, वैली बढ़ती जा रही है उसकी गहराई, तो उसको आप बोलोगे दैट इज वर्टिकली इरोडेड। बट अगर वो आसपास अपने बगल से काटती हुई जा रही है बट गहराई उसकी उतनी ही है, तो आप बोलोगे वो लेटरली इरोडेड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्टिकल इरोजन कम हो पा रहा है क्योंकि रॉक्स आर वेरी हार्ड, बट आसपास की जो ऊपर की सॉइल होती है वो कैसी होती है, वो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर वेदरिंग प्रोसेस हो चुकी होती है। तो इसलिए यहाँ पर कैसी पाई जाती है, द प्लेट्यू हैज ब्रॉड ही होंगी वैलीज, बड़ी चौड़ी चौड़ी होंगी, गहरी तो हो नहीं सकती, और सैलो ऊपर, सैलो का मतलब ऊपर की तरफ ही होती है, ज़्यादा गहरी नहीं होती है, ठीक है। एंड राउंडेड हिल्स, और हिल्स कैसी होती हैं, राउंडेड होती हैं, क्योंकि ये क्या है, प्लेट्यू रीजन है। प्लेट्यू का अब आपको बताया था इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, वो जो मैग्मा था, जो लावा था, वो काफ़ी ज़्यादा पतला होता है ना। जब मैग्मा पतला होगा लावा, तो क्या होगा कि वो पीक नहीं बना पाता है, कोन नहीं बना पाता है, तो इसीलिए यहाँ पर राउंडेड आपको हिल्स मिलेंगी। अब एक तो ये कारण है राउंडेड हिल्स का, दूसरा क्या कारण है, ये जो लैंड मास है ये काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना है, तो यहाँ पर एरोजन वेदरिंग ये भी होता रहता है। तो जो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत अगर पीक्स बनी भी होंगी तो वो इरोड हो चुकी हैं और अब वो राउंड शेप ले चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। अभी आपने देखा था कि जो नर्मदा रिवर फ्लो करती है, नर्मदा ताप्ती रिवर फ्लो करती हैं, तो उनके ऊपर वाला जो पार्ट था, यानी कि जिसको हम सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, उसमें बुंदेलखंड प्लेट्यू था, मालवा प्लेट्यू था, बघेलखंड प्लेट्यू था, तो वो आपका क्या है, वो है सेंट्रल हाईलैंड्स कहलाता है। और उसके नीचे वाला डेक्कन प्लेट्यू था, और उसके भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स थे, आपने देखे थे अभी। आगे देखते हैं। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स। तो अभी आपने देखा था कि मालवा प्लेट्यू था, वहाँ पर डिफरेंट बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सब थे। द विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑन द साउथ, यानी कि ये आपका विंध्यन रेंज जो है वो सेंट्रल हाईलैंड्स इस तरीके से मान लीजिए है, ये आपके यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड्स है, तो साउथ में क्या है, साउथ में है विंध्या रेंज, यानी कि विंध्या रेंज डिवाइड करती है डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड्स को, आप इस तरीके से कह सकते हो, ओके। एंड द अरावलीज ऑन द साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट यहाँ पर क्या है आपके इस तरीके से हैं, अरावलीज हैं। अरावलीज आपके गुजरात से लेके कहाँ तक जाते हैं, ये दिल्ली तक जाते हैं। आप राष्ट्रपति भवन बना हुआ है रासीना हिल्स पे, वो अरावली पर ही बना हुआ है दिल्ली में। सो द विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। द फर्दर westward extension
ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो आप वेस्टर्न पार्ट में क्या है, डेजर्ट है, तो उससे जाके फिर ये प्लेट्यूज मिल जाते हैं। धीरे धीरे प्लेट्यूज कम होते जाते हैं, डेजर्टिफिकेशन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और लास्ट में कंप्लीटली डेजर्ट आ जाता है। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल, द सिंध एंड द बेतवा एंड द केन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो इसका जो फ्लो है, यानी कि यहाँ पर ये प्लेट्यू है, यहाँ पर प्लेट्यू रीजन है, इस तरीके से ये विंध्या रेंज यहाँ पर है, यहाँ पर आपके अरावली हैं, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है गैंजेटिक प्लेन। तो ये जो स्लोप है इस प्लेट्यू का, यानी कि किसका, सेंट्रल हाईलैंड्स का, सेंट्रल हाईलैंड्स का स्लोप है वो इस डायरेक्शन में, यानी कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसका स्लोप है। और यहाँ पर डिफरेंट रिवर्स है, उनमें चंबल है, आपने सुनी होगी, मध्य प्रदेश में चंबल के डाकू तो सुने ही होंगे ना। द सिंध रिवर है, वो वाली सिंध नहीं है ये, वो इंडस अलग है, ये सिंध अलग है, ये पंचनद जो है उसमें जाके मिलती है। उसके बाद वेतवा भी यहाँ पे रिवर है, केन है ना। आपने सुना होगा अभी केन और वेतवा दोनों रिवर्स को लिंक किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। अभी यहाँ क्यों मिलाया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर मान लीजिए, एक तरफ क्या है, एक तरफ इस तरीके से ये वेतवा है और दूसरी तरफ केन है, यहाँ पर वेतवा है और यहाँ पर केन है, तो दोनों को लिंक किया जा रहा है, दोनों को जोड़ा जा रहा है। अब इससे क्या होगा कि जो ये बीच में बुंदेलखंड वाला रीजन है, तो यहाँ पर पानी की कमी है, यानी कि यहाँ पर ड्रॉट रहता है। जब ये इन दोनों रिवर्स को इस तरीके से लिंक कर दिया जाएगा तो बीच वाला ये जो एरिया है यहाँ पर पानी मिल जाएगा और वाटर का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, अभी ये पूरा हुआ नहीं है, काम चल रहा है इस पर। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है इसमें, केन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट thus indicating the slope, यानी कि these are some rivers which are indicating the slope in which direction they are moving. The central highlands are wider in the west but narrower in the east. वो तो सिंपल है, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। यानी कि क्या लिखा हुआ है, the central highlands are wider in the west, वेस्ट में इस तरीके से वाइड है और वहाँ पर प्लेन आ जाता है यहाँ पर ज़्यादातर, तो यहाँ पर तो पतले हो ही जाएंगे। तो इस तरीके से है, यानी कि वेस्ट में कैसे हैं, वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा चौड़े हैं और ईस्ट में पतले होते जाते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड। ईस्टवर्ड क्या है, बुंदेलखंड है। इसमें बुंदेलखंड में जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो 13 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जिसमें से 7 जो ज़िले हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं और 6 मध्य प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में जैसे झांसी है, जालौन है, ललितपुर है, ये डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं। और मध्य प्रदेश में आपके ग्वालियर है, भिंड है, मिहोना है, इस तरीके की ये डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं 6। सो बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, तो ऊपर वाला पार्ट जो है वो है आपका बुंदेलखंड, सॉरी ईस्टर्न वाला, अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो ईस्टर्न वाला है बुंदेलखंड और उसके वेस्टर्न वाला है बघेलखंड, है ना। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू तो आपको पता होगा कहाँ पे है, ये आपके झारखंड छत्तीसगढ़ वाले एरिया में। अभी आपने देखा था कहाँ पर है, तो वहाँ पर क्या है, दामोदर रिवर फ्लो करती है। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस दामोदर रिवर, है ना। तो दामोदर रिवर फेमस किस लिए है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये फ्लड ज़्यादा आता है इसमें, बट कहाँ पर ज़्यादा फ्लड आता है ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। आगे देखते हैं, आगे इसमें लिखा हुआ है, द डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्राइंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। तो आपने देखा था अभी ट्राइंगुलर लैंडमास ही है वो, इस तरीके से डेक्कन प्लेट्यू। इसके ऊपर ये बीच में क्या थी, विंध्या रेंज थी, नर्मदा ताप्ती रिवर्स थी, और उसके ऊपर सेंट्रल हाईलैंड्स है और नीचे की तरफ डेक्कन प्लेट्यू है। तो ये ट्रायंगुलर शेप आपको इसकी दिख रही होगी, क्योंकि 3 तरफ से ये
पानी से घिरा हुआ है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशन है। तो ये ट्रायंगुलर शेप में है, तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, बच्चा भी समझ जाएगा। सो द डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। नर्मदा रिवर बीच में है, विंध्य रेंज में ही है, उसके नीचे तरफ आ जाता है। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल द महादेव, द कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फॉर्म इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशंस। कौन कौन सी, हाँ, इन रेंजेस के बारे में, इन हिल्स के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। इनको ईस्ट से वेस्ट लगाइए या वेस्ट से ईस्ट लगाइए, तो आराम से आप लगा सकते हो। कैमूर पहले है, कौन सी है, पहले आपकी यहाँ पर है कैमूर हिल्स, कैमूर हिल्स है यहाँ पे। फिर उसके बाद है आपकी कौन सी हिल्स, महादेव हिल्स हैं, फिर उसके बाद है मैकाल हिल्स, और यहाँ पर है सतपुड़ा रेंज। ठीक है, आप इसको एक बार चेक भी कर लेना। तो आगे देखते हैं। द कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फॉर्म इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशंस। Locate these hills and ranges in the physical map of India. So this is the work which have you to done. सॉरी, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फॉर्म इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन, अभी आपको बताया था। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, है ना, तो आप कर लेना। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड्स। तो आपको ये मालूम होगा कि जो भी डिफरेंट रिवर्स हैं, वो ज़्यादातर रिवर्स वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, और वो बहती कहाँ हैं, वो वे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती हैं, वहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। अधिकांश रिवर, मैक्सिमम रिवर्स जो होती हैं, वो बे ऑफ बंगाल में ही गिरती हैं। तो ये स्लोप आपको दिखाता है कि ईस्टवर्ड डायरेक्शन में इसका स्लोप है, सिंपल है ये तो। An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as the Meghalaya Karbi Anglong Plateau and North Chachar Hills. तो ये मेघालय वाला जो रीजन है, वहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। आपसे क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है। एक तो आपसे मैप में लोकेट करने के लिए बोल सकते हैं कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू कहाँ है, तो मेघालय आपको पता होगा कहाँ पे है, आसाम से बाउंड्री इसकी लगती है, तो वहाँ पर ये मेघालय है, तो आप लोकेट कर देना कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू वहाँ पर है ना। चचार हिल्स आए तो वहीं पर है, तो आप उसको भी लिख सकते हो। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा आपसे सीधा बोल सकते हैं कि कौन से स्टेट में है, तो स्टेट का नाम आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इट इज़ सेपरेटेड बाई ए फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो अब जैसे देख लेते हैं मैप बना के एक बार। इस तरीके से मान लीजिए मैप बना हुआ है, ये आपका इंडिया का है ना, और ये अब आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि यहाँ पर मेघालय है ना, और यहाँ पर ये स्पेस है, इसके बाद यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड्स है, और यहाँ पर आपका डेक्कन प्लेट्यू है। तो ये बीच में गैप है ना, तो इस गैप के द्वारा ये दोनों अलग अलग हैं, ऐसा माना जाता है। पहले ये सब एक ही थे, पहले ये एक ही थे, अब बाद में इसमें गैप आ गया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। सो इट इज़ सेपरेटेड बाई ए फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। वहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू है, आपने देखा था कहाँ पर, छत्तीसगढ़ झारखंड वाले एरिया में, तो उससे ये सेपरेटेड है, बीच में एक गैप है उसके, इसलिए। सो 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स। यानी कि ये जो कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू है, उसमें 3 प्रोमिनेंट हिल्स हैं मेघालय में, आपको पता होगा, गारो, खासी, जयंतिया। यानी कि मेघालय में जो रेनफॉल होती है वो इन्हीं हिल्स की वजह से होती है। जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच मानसून की आती है और इन्हीं हिल से टकराती है, और काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है, 11,000 mm से भी ज़्यादा बारिश होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश इसी रीजन में होती है। द वेस्टर्न एंड आगे लिखा हुआ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रेस्पेक्टिवली। देख लेते हैं कैसे। जैसे ये इंडिया का मैप है, और यहाँ पर आपको मालूम है कि ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है, और ये ईस्टर्न घाट है, और यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट है। ये ईस्टर्न घाट है और ये वेस्टर्न घाट है, और यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न प्लेन है, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन है, और यहाँ पर क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो दोनों तरफ कोस्टल प्लेन है, और यहाँ पर क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है, और यहाँ पर क्या है, घाट्स हैं। तो आपने देखा क्या है
कि बीच में पहले है प्लेट्यू, फिर उसके बाद है घाट, उसके बाद है कोस्टल प्लेन। तो लोकेशन आपको समझ में आ गई होगी। ये चीज़ में बताइए, द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रेस्पेक्टिवली। वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। अभी आपको बताया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, तो उनके साथ में ही लाई करेंगे ना, अलग तो लाई कर नहीं सकते, तो उसके साथ में ही लाई करते हैं। सो दे आर कॉन्टिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासिस ओनली। वेस्टर्न घाट की बात हो रही है, क्योंकि वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट की कंपैरिजन में काफ़ी ऊंचा है ना। वो ऊंचा क्यों है आपको पता है, क्योंकि वो फॉल्ट के द्वारा अलग हुआ था, तो ये फॉल्ट वाला पार्ट है तो ये ऊंचा होगा। और आपने अभी स्लोप के बारे में देखा था, ईस्टवर्ड स्लोप था, इसलिए जो रिवर्स हैं, तो वो गोदावरी हो आपकी, है ना, महानदी हो, कोई भी रिवर हो, वो वे ऑफ बंगाल में गिरती हैं जाके, इसीलिए क्योंकि ईस्टवर्ड डायरेक्शन में स्लोप है। तो दे आर कॉन्टिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासिस ओनली, यानी कि इतनी ऊंची ऊंची हिल्स है तो कुछ पासिस बने हुए हैं वहाँ पर, जैसे कि आपका पाल घाट है, भोर घाट है, थाल घाट है ना। तो ये कुछ पासिस बने हुए हैं जिनके वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। तो ये तो अभी हमने देखा था ना। तो वेस्टर्न घाट्स हायर हैं, तभी स्लोप किस डायरेक्शन में है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 meters. What is elevation average? That is 900 to 1600 meters. लेकिन ईस्टर्न घाट्स का कितना है, 600 मीटर। तो लगभग ये 3 गुना है, तो काफ़ी ज़्यादा हाइट है कंपेरेटिवली, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो। सो द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ, यानी कि उड़ीसा में जो महानदी वैली है और नॉर्दर्न उड़ीसा में, वहाँ से लेके नीचे तक बिल्कुल तमिलनाडु तक फैले हुए हैं, तमिलनाडु के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट तक, यानी कि नीलगिरीज तक फैले हुए हैं। कौन, ईस्टर्न घाट्स। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकॉन्टिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डाइसेक्टेड बाई रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब ऐसा क्यों, आपको मालूम है, जैसे लिखा हुआ है ना इसमें, बे ऑफ बंगाल की तरफ मोस्ट ऑफ द रिवर्स जाती हैं, वहाँ पर डेल्टा बनाती हैं, तो वहाँ पर इरोजन भी करती हैं, जहाँ से रिवर जा रही है वहाँ पर काट छाट देती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ईस्टर्न घाट है वहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है, इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। द वेस्टर्न घाट्स कॉज ओरोग्राफिक रेन बाई फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड्स टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट्स। अब यहाँ पर किस तरीके की रेनफॉल होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है। अब इसमें होता क्या है कि अगर कोई माउंटेन या कोई हिल उससे टकरा के जब रेनफॉल होता है तो उसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। अब वेस्टर्न घाट्स में अभी आपने देखा काफ़ी हाइट है इसकी ज़्यादा, वहाँ पर हिल्स भी पाई जाती हैं, काफ़ी ऊंची ऊंची हिल्स पाई जाती हैं, तो इसलिए वहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल ज़्यादा होता है। 1 जून को जब केरला में एंटर करता है मानसून, तो यहाँ पर हिल से टकराता है और वहीं पर ज़्यादातर बारिश हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है वेस्टर्न घाट्स में। आगे लिखा हुआ है, द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाई डिफरेंट लोकल नेम्स। डिफरेंट लोकल नेम्स से उनको बोला जाता है ना। उसके बाद द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स progressively increases from north to south. The highest peaks include the अन्नाईमुड़ी एक्सेट्रा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसमें लिखा हुआ है द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाई डिफरेंट लोकल नेम्स। उसके बाद द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब ये क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। आपको मालूम होगा कि इसकी जो ईस्ट वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, वो है अन्नाईमुड़ी, है ना। अन्नाईमुड़ी है तो वो कहाँ पर है, वो साउथ में है, केरला में है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आप जाओगे, यानी कि महाराष्ट्र से आप केरला की तरफ जाओगे, तो हाइट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जाती है ना। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी।
The height of the Western Ghats progressively increases from north to south. The highest peaks include the Annaimudi, that is in Kerala, and the Dodda. Mahendragiri is the highest peak in the Eastern Ghats. अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनता है, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक बताइए, तो आपको क्या बताना है? महेंद्रगिरी। और अगर वेस्टर्न घाट की पूछी जाए तो आपको बताना है अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी और दोदा बेटा में से अगर कोई एक दी हो तो आप दोनों में से कोई भी बता सकते हो, है ना। दोनों में से अगर जैसे अन्नाईमुड़ी दी है अकेली तो अन्नाईमुड़ी, दोदा बेटा दी है तो दोदा बेटा, आपको जो दे रखी है वो बतानी है। सो महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक। Savoy Hills and the Javedi Hills are located to the southeast of the Eastern Ghats. तो ये आपको केवल इसमें इतना याद रखना है कि जो सेवरॉय हिल्स हैं और जावेडी हिल्स हैं वो कहाँ पर हैं? वो ईस्टर्न घाट्स में है, वो ईस्टर्न घाट का पार्ट है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि आप वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में कंफ्यूज हो जाओ, बट याद रखना ही ईस्टर्न घाट का पार्ट है जावेडी हिल्स और सेवरॉय हिल्स। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ, जिसको आप ऊटी बोलते हो, है ना, उडग मंडलम, पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड द कोडाई कनाल। तो इसको एक बार हम लोकेट करके जल्दी से देख लेते हैं। ये आपको यहाँ पर उडग मंडलम यानी कि ऊटी और कोडाई कनाल दोनों दिखा रखे हैं, जो कि कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर केरला में मुन्नार है, ये भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छा हॉट स्पॉट है, काफ़ी अच्छा स्पॉट है जहाँ पर लोग बाग जाते हैं घूमने के लिए। तो ये ऊटी और कोडाईकनाल आपको तमिलनाडु में दिखा रखा है, तो आप आराम से इसको लोकेट कर सकते हो। आपको ये भी दिखा रखा है कि किस पार्ट में है इसके, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको ये चीज़ समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगी। अब हम आगे देखते हैं, इसके बाद क्या दे रखा है आपको। इसके बाद है वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। अब आपको मालूम है कि ये इग्नियस रॉक से बने हुए हैं, तो इग्नियस रॉक्स हार्ड रॉक है, इसमें ऐसे एलिमेंट्स है आयरन एक्सेट्रा, ये एलिमेंट ज़्यादा हैं। तो ये जब सॉइल में कन्वर्ट होती हैं रॉक्स, तो ये ब्लैक सॉइल फॉर्म करती हैं। इसीलिए महाराष्ट्र में आपने सुना होगा, महाराष्ट्र गुजरात वाला एरिया है, वहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए होता है क्योंकि कॉटन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर ब्लैक सॉइल ज़्यादा होती है। और ब्लैक सॉइल क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा इग्नियस रॉक्स होती हैं। सो दीज आर इंटरलिंक्ड, सो दिस इज सिंपल। इसको क्या डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। सो दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ऑरिजिन, हैंस द रॉक्स आर इग्नियस। अभी जो आपको बताया, एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डेन्यूडेड ओवर टाइम। अब डेन्यूडेशन क्या होता है? आपको बताया था कि इरोजन क्या होता है और डिपोजिशन क्या होता है। इरोजन का मतलब कहीं से भी जो वेदरिंग प्रोसेस के बाद पार्टिकल्स हैं एक जगह से दूसरी जगह किसी कैरियर के द्वारा ले जाए जाते हैं। जैसे रिवर है, वाटर है, तो उन पार्टिकल्स को लेके जाया जाता है, इसको इरोजन बोलते हैं। उसके बाद डिपोजिशन होता है, वहाँ पर वो इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर कहीं पर, तो वो डिपोजिशन होता है। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइनली बोल देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंबाइन अगर दोनों को करके बोलते हैं तो इसको हम डेन्यूडेशन बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डेन्यूडेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। तो डेन्यूडेशन हुआ, एक जगह वेदरिंग हुई, फिर एरोजन हुआ, फिर जाके वहाँ पर डिपोजिशन हुआ, और इस तरीके से पूरी प्रोसेस जिसको हम डेन्यूडेशन बोलते हैं, और ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हो गया डेन्यूडेशन के बाद। अब द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द किसके? ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो कौन सी हिल्स है? अरावली हिल्स है। आपको मालूम होगा, अभी आपको बताया था, ये आपके गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, रायसीना हिल्स तक, जिस पे प्रेसिडेंट हाउस हमारा बना हुआ है। तो ये कहाँ पर है? ये वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। तो ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है। सो दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन अ साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सो what is the direction of these hills? ये
डायरेक्शन है इनकी, ये वाली डायरेक्शन इस तरीके से, यानी कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इस तरीके से ये यहाँ पर मूव, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे फैली हुई हैं। सो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। और ये कैसी हैं? दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स, क्योंकि ये काफ़ी बहुत पुरानी है। ये जब हिमालय वगैरह बने हैं और जो हमारा गैंजेटिक प्लेन बना है उससे बहुत पुरानी है, दुनिया की सबसे पुरानी हिल्स इनको माना जाता है। तो आप समझ लो इसमें कितना ज़्यादा इरोजन हुआ होगा, कितना ज़्यादा इसमें डेनोडेशन हुआ, तो उसके बाद ये ब्रोकन हिल्स आपको आज देखने को मिलती हैं। और अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था एक, कि हमारे यहाँ क्या किया जा रहा है कि इसमें खुदाई बहुत ज़्यादा की जा रही है, क्योंकि लोगों को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी बोला था कि यहाँ पर जब खुदाई बंद करवाई जाए, और वो बंद करवाई गई है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। अब इसके बाद है इंडियन डेजर्ट। तो डेक्कन प्लेट्यू के बाद है द इंडियन डेजर्ट। दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना है तो इंडियन डेजर्ट वाला एक अलग से वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। So the Indian desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills. अब इसको मैप के थ्रू हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे इस तरीके से ये आपका मैप है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको बताया था गुजरात से लेके इस तरीके से क्या है, ये अरावली हिल्स दिल्ली तक फैली हुई है। और अरावली हिल्स के इस तरफ, अरावली के इस साइड में, यहाँ पर ऊपर राजस्थान वाले एरिया में कुछ नॉर्दर्न आपका गुजरात आ जाता है, सदर्न पंजाब वाला रीजन आ जाता है। इसमें थार डेजर्ट फैला हुआ है, पाकिस्तान में भी फैला हुआ है थार डेजर्ट। तो ये अरावली के वेस्टर्न पार्ट में है। और ये अरावली क्या करता है, यहाँ पर एक अवरोध की तरह, एक ऑब्स्टेकल है, यानी कि जो डेजर्टिफिकेशन है वो ईस्टर्न डायरेक्शन में नहीं बढ़ पाता है, इसको ये रोक के रखता है। यही कंसर्न सुप्रीम कोर्ट का था कि अगर ये अरावली हिल्स यहाँ से हट जाएंगे तो फिर क्या होगा कि डेजर्टिफिकेशन बढ़ जाएगा। और जहाँ पर आज बहुत अच्छी क्रॉप्स होती हैं, जहाँ पर फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पर समृद्ध क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये अरावली हटता है तो डेजर्टिफिकेशन होगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। तो ये कंसर्न था सुप्रीम कोर्ट का, है ना। तो इंडियन डेजर्ट आपको समझ में आया कहाँ पर है, ये आपने देखा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है एक बार वो देख लेते हैं। द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड दून्स। तो इसमें सैंड दून्स बहुत सारे बने हुए। सैंड दून क्या, ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं सैंड के, है ना, क्योंकि हवा चलती है वो एक जगह से हट के दूसरी जगह बह जाते, इकट्ठे हो जाते हैं। तो आपको बताया था अभी, ये चीज़ समझाई थी। तो सैंडी प्लेन है ये, देयर इज नो डाउट इन दैट। सो दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। रेनफॉल लो है तभी तो डेजर्ट है भाई। अगर रेनफॉल अच्छा होता तो काय का डेजर्ट। सिंपल है ये तो। यानी कि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ये आपको मिलीमीटर में दे रखी है। रेनफॉल विलो 150 mm। 150 mm का अगर सेंटीमीटर में देखोगे तो 15 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी कि 25 से भी विलो है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट। क्लाइमेट एरिड होगा क्योंकि रेनफॉल जब नहीं होगा तो फिर यहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं होगी। जब ह्यूमिडिटी नहीं होती है उसी को तो हम एरिड क्लाइमेट बोलते हैं। विद लो वेजिटेशन कवर। जब पानी ही नहीं होगा तो वेजिटेशन कहाँ से आ जाएगी भाई, ये तो बिल्कुल आसान सी बात है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब रेनी सीजन में क्या होता है, जब बारिश हो जाती है थोड़ी बहुत, तो हल्के हल्के स्ट्रीम्स आपको कहीं पे देखने को मिल जाती हैं। तो उसके बाद है स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। यानी कि वहीं से निकल के और लैंड से ही निकलती हैं और लैंड में ही ख़त्म हो जाती हैं और सी ओशन तक नहीं पहुंच पाती हैं। क्यों? उनका काम तमाम बीच में इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बीच में क्या है, सैंड है। सैंड की प्यास बहुत होती है, परकोलेशन रेट उसका बहुत हाई होता है। जब परकोलेशन रेट काफ़ी ज़्यादा होता है तो फिर इसकी वजह से वहाँ पर पूरा वाटर परकोलेट हो जाता है, यानी कि नीचे की तरफ चला जाता है, उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसकी प्यास बुझाओ पहले, फिर आगे जाओ, है ना। सो सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। लूनी इज द
लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। कौन सी रिवर है? लूनी रिवर है, जो कि काफ़ी बड़ी रिवर है। काफ़ी तो नहीं, मतलब उस रीजन के हिसाब से बड़ी है ना। आगे देखते हैं। अब बरखांस के बारे में आपको यहाँ पर दिखा रखा है कि बरखांस, अब बरखांस क्या होते हैं एक बार आपको मैं दिखा दूँ पहले, उसके बाद फिर आगे समझाता हूँ मैं आपको। ये आपको यहाँ पर वरखान दिखा रखा है। तो यहाँ पर आप इसकी शेप देख पा रहे होगे। ये इस तरीके से बना हुआ होता है 34 डिग्री पर। ये आपको इसका एक पार्ट दिख रहा है, एक हिस्सा। और इस तरीके से एक एक ये मान लीजिए कि पूरा एक बालू का टीला है, उसको इस तरीके से बीच में से काट देना। अब ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि एक तरफ से जब हवा चलती है तो एक तरफ तो सैंड इकट्ठी हो जाती है और दूसरी तरफ इस तरीके की शेप बन जाती है। तो ये सैंड एवेलेंच आपको दिख रहा है, बरखान। चलो अब इसको हम समझ लेते हैं कि लिखा क्या हुआ है इसके बारे में। सो वर्खांस क्रिसेंट शेप्ड दून्स होते हैं। क्रिसेंट शेप अभी आपने देखा था किस तरीके की शेप थी इसकी, इस तरीके से शेप है इसकी। तो क्रिसेंट है ना, ये क्रिसेंट शेप है, तो इसीलिए इसको क्रिसेंट शेप यहाँ पर बोला गया है। सो वर्खांस क्रिसेंट शेप्ड दून्स कवर लार्जर एरियाज बट लॉन्जिट्यूडनल दून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। यानी कि ये तो क्रिसेंट शेप्ड है। लॉन्जिट्यूड दून्स क्या होते हैं? ये काफ़ी लंबे लंबे दून्स होते हैं, इस तरीके से लहरदार फैले होते हैं वो, इस तरीके से लहरदार काफ़ी दूर दूर तक फैले हुए थे, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं इस रीजन में, ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। सो इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बरखान्स। तो भाई जाना कभी मौका मिले, क्योंकि अब इंडिया में हैं तो हम इंडिया तो घूमना हमारा बनता है ना। सब जगह जाएं, हम साउथ में भी जाएं, नॉर्थ में भी जाएं, ईस्ट में भी जाएं, वेस्ट में भी जाएं, सेंट्रल में भी जाएं, पूरे इंडिया में होके आए। भारत दर्शन जरूरी है, मौका मिले तो करना भाई ज़रूरी। आईएएस बनना तो वहाँ पर तो भारत दर्शन कराते ही कराते हैं। आगे देखते हैं। द कोस्टल प्लेन्स। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाई स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग along द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। अब ये किसकी बात हो रही है? ये आपसे बात की जा रही है यहाँ पर कोस्टल प्लेन्स की। तो कोस्टल प्लेन्स हम एक बार देख लेते हैं अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से ये मान लीजिए आपका ये मैप बना हुआ है, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखना है आपको। तो ये मैप बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताया था बीच में क्या है? प्लेट्यू है। प्लेट्यू है, प्लेट्यू के बाद क्या था? घाट्स थे, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। अब इसके बाद क्या है? यहाँ पर है आपका प्लेन। क्या है? कोस्टल प्लेन दोनों साइड। अब ये कोस्टल प्लेन बना कैसे है, ये है क्या, इसके बारे में अच्छी तरीके से बता रखा है, इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। तो हम उसको एक बार देख लेते हैं अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से दोनों तरफ आपने देखा कि ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में ये कोस्टल प्लेन्स हैं। So the peninsular plateau is flanked by stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर क्या है? अरेबियन सी है। तो इसके साथ साथ में यहाँ पर फैले हुए हैं। अब ये बने कैसे हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि समुद्री लहरें आती हैं, है ना। तो समुद्री लहरें आती हैं तो यहाँ पर डिपोजिशन होता रहता है। इसके अलावा जो जो रिवर्स आती हैं वो भी यहाँ पर डिपोजिशन करती रहती हैं। तो इस डिपोजिशन से इस प्लेन का निर्माण हुआ है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन। तो अभी आपको बताइए कैसे सैंडविच्ड है। सैंडविच में क्या होता है? एक पार्ट ऊपर होता है, एक नीचे होता है, बीच में कुछ दबा होता है, उसी को तो सैंडविच बोलते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें आपका एक तरफ तो वेस्टर्न घाट है और दूसरी तरफ आपका अरेबियन सी है। तो उन दोनों के बीच में है ना, अभी आपको बताया था। ये इस तरीके से जैसे मान लीजिए कि ये आपका मैप बना हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका अरेबियन सी है और यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है। तो इसके बीच में यहाँ पर कोस्टल प्लेन है, इसी तरीके से दूसरी तरफ है। यानी कि यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर ईस्टर्न घाट है और इसके बीच में आपका प्लेन है। तो ये एक नैरो स्ट्रिप है। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। एंड दिस इज टू मच सिंपल। आगे देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण। मुंबई से गोवा तक जो है उसको हम कोंकण कोस्ट बोलते हैं। इसको महाराष्ट्र कोस्ट भी बोला जाता है। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ कोस्ट, दैट इज मोस्ट स्पेशली इन कर्नाटका। यानी कि गोवा से मंगलौर तक जो है उसको हम कन्नड़ प्लेन बोलते हैं।
एंड द सदर्न स्ट्रेच इज रिफर्ड टू एज द मालाबार कोस्ट, यानी मंगलोर से लेके सदर्न पार्ट ऑफ यानी कि कन्याकुमारी तक आप जाते हो तो वहाँ पर जो स्ट्रेच्ड है दैट इज कॉल्ड वर्ड, दैट इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट। तो 3 कोस्ट देखे, एक है कोंकण कोस्ट, दूसरा कन्नड़ कोस्ट और तीसरा मालाबार कोस्ट। आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है उसमें। आगे द प्लेन्स अलोंग द वे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। तो प्लेन है तो लेवल तो हो गई, देयर इज नो डाउट इन दैट। अलोंग द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल मतलब ईस्टर्न की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात कर रहे हैं। इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज रिफर्ड टू एज द नॉर्दर्न सरकार, यानी कि जो उड़ीसा वाला पार्ट है, उड़ीसा में इसको नॉर्दर्न सरकार बोला जाता है, और सदर्न पार्ट को क्या बोला जाता है, कोरोमंडल कोस्ट, यानी कि उड़ीसा के नीचे वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है याद रखनी, इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये कि कोरोमंडल कोस्ट किस तरफ है और मालाबार कोस्ट किस तरफ है। तो कोरोमंडल ईस्टर्न घाट्स का ईस्टर्न कोस्ट का पार्ट है, और वेस्टर्न में कौन है, मालाबार कोस्ट है। और नॉर्थ से साउथ में अगर आपको लगाना हो तो कन्नड़ कहाँ पर है ना, मंगलौर के और गोवा के बीच में क्या, ये सब आपको जो अभी आपको बताया गया है वो अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लार्ज रिवर्स सच एज द महानदी, द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। तो आपने सुना होगा महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा, ये सब इस पार्ट में बने हुए हैं ईस्टर्न कोस्ट में। अब अभी आपको बताया फॉर्मेशन के बारे में कि ये जो डिफरेंट रिवर्स आती हैं यहाँ पर वो डेल्टा तो बनाते ही हैं, लेकिन साथ में जो भी सैंड होती है वो इस तरफ इकट्ठी हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पर प्लेन का निर्माण हो गया है। और प्लेन ज़्यादातर डिपोजिशन से ही बनते हैं, ज़्यादातर क्या सभी प्लेन डिपोजिशन से ही बनते हैं, तो इसका भी निर्माण डिपोजिशन से ही हुआ है। सो लेक चिल्का इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। चिल्का लेक ये आपकी मालूम होगा आपको उड़ीसा में है। ये चिल्का लेक इसलिए फेमस है, यहाँ पर जो इंडियन नेवी के सेलर्स होते हैं, यानी कि जो जवान होते हैं, उनको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है चिल्का लेक में, जो एसएसआर या आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के थ्रू सेलेक्ट होते हैं और वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और लेक चिल्का इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। चिल्का लेक के बारे में यहाँ पर कुछ दे रखा है तो वो भी देख लेते हैं। द चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया एंड दिस इज़ द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट यू शुड नो अबाउट, क्योंकि इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत अच्छे चांसेस है पूछे जाने के, है ना। लार्जेस्ट, दिस लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। कैसी है, सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया है, तो ये आपको याद रखना है। और अगर मीठे पानी की बात की जाए, मीठे पानी की सबसे बड़ी इंडिया में कौन सी है, तो वो है आपकी वुलर लेक, जो कहाँ पर है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। सो इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा, तो वो अभी मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं आइलैंड्स के बारे में। ये कोस्टल प्लेन के बारे में अभी आपने देखा, अब उसके बाद हम आइलैंड्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो आपको मालूम है इंडिया में आइलैंड्स कहाँ कहाँ पे हैं, एक तो वे ऑफ बंगाल वाले पार्ट में, एक अरेबियन सी वाले पार्ट में, और छोटे छोटे आइलैंड न्यूमोर वगैरह ये भी हैं। तो अभी जो इंपॉर्टेंट इसमें 2 दे रखे हैं तो उनके बारे में हम अच्छी तरीके से देखेंगे। आपके बे ऑफ बंगाल वाले पार्ट में कौन है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और अरेबियन सी वाले पार्ट में कौन से हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो इनके बारे में इसमें दे रखा है, देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट मेन लैंड, तो वो मेनलैंड है, मेनलैंड के अलावा ये 2 आइलैंड्स, 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। Besides this, the country has also 2 groups of islands. Can you identify these island groups? अभी आपको बताया आइडेंटिफाई क्या करना है। Locate the लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप lying close to the Malabar coast of Kerala. तो अभी आपको बताया है कि लक्षद्वीप कहाँ पर है, लक्षद्वीप अरेबियन सी वाले पार्ट में। तो यानी कि मान लीजिए कि आपका ये मैप बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपके लक्षद्वीप है, यहाँ पर आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, ठीक है। सो दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, कोरल आइलैंड। दिस इज व्हाट, दिस इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स, यानी कि कोरल आइलैंड है, ये कोरल से बना हुआ है। अब ये कोरल्स क्या होते हैं इसके बारे में आगे दे रखा है, मैं आपको अच्छी तरीके से डिटेल्स में बताऊंगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो लक्षद्वीप है ये कंप्लीटली किससे बना हुआ है,
कोरल रीफ से बना हुआ है। किससे बना हुआ है ये बना हुआ है कोरल रीफ से। ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अर्लियर दे वर नोन एज लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनी द्वीप। इनको अलग अलग इन नामों से जाना जाता था। बट इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि बहुत ही कम एरिया है। कवरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप, यानी कि ये क्या है, इसकी कैपिटल है क्या, कवरत्ती। ये इसका नाम आपको याद रखना है। एंड दिस इज ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर का मतलब यहाँ पर जितने भी काम होते हैं ऑफिशियल वो यहीं पे होते हैं, यानी कि यहाँ का जो प्रमुख शासक है वो यहाँ पर बैठता है, और भी जो इम्पोर्टेंट ऑफिसेस हैं वो यहीं पर सिचुएटेड हैं। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। एक तो पहले ये खुद में ही क्या है, खुद में कोरल रीफ है, तो उसमें ही डाइवर्सिटी होती है। उसके बाद यहाँ पर रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पर प्लांट्स एंड ट्रीज पाए जाते हैं। सो देयर इज़ ह्यूज डाइवर्सिटी इन दिस रीजन। फ्लोरा एंड फोना आप समझते होंगे। फ्लोरा का मतलब जो प्लांट्स एक्सेट्रा हैं वो फ्लोरा में आते हैं, फोना जो एनिमल्स हैं वो फोना में आते हैं। द पिट्टी आइलैंड विच इज़ अनइनहैबिटेड, यानी कि यहाँ पर पिट्टी आइलैंड में लोग नहीं रहते हैं। अनइनहैबिटेड का मतलब यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पर क्या है, वर्ड सेंचुरी है, जो कि काफ़ी फेमस है ना। क्या है यहाँ पर वर्ड सेंचुरी है। चलो फिर आगे देखते हैं हम, आगे क्या दे रखा है यहाँ पर। कोरल्स के बारे में दे रखा है। कोरल्स अभी हम देखते हैं पहले, आगे ठीक है। कोरल समझ लेते हैं। कोरल्स क्या है। कोरल्स पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स which live in colonies. They flourish in shallow, mud-free and warm waters. They secrete calcium carbonate. The coral secretion and their skeletons from coral deposits in the form of reefs. They are mainly of three kinds: barrier reef, fringing reef, and atolls. The Great Barrier Reef of Australia. Australia is a good example of first kind of coral reefs. एटॉल्स आर सर्कुलर और हॉर्सशू शेप्ड कोरल रीफ्स। तो यहाँ पर आपको बता रखा है इसके बारे में। कोरल्स क्या होते हैं, पॉलिप्स होते हैं। अब कैसे बनते हैं ये हम एक बार देख ले। जैसे इस तरीके से कोरल है यहाँ पर इस तरीके से ये कोरल है, इसके ऊपर दूसरा कोरल इस तरीके से इकट्ठा होता जाता है, और यहाँ पर ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, ये अपनी बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज बना लेते हैं, यानी कि ग्रुप में रहते हैं ये, और ये मर जाते। जैसे ये स्टार्टिंग में ये नीचे वाले ये थे, अब इनकी बाद में क्या होगी, डेथ होगी। जब इनकी डेथ हो जाती है तो अब ये क्या करते हैं, कोरल्स सेक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट इनके ऊपर लगा होता है, तो ये एक लेयर बन गई कैल्शियम कार्बोनेट की, ये मर गए। अब इनके बाद फिर दूसरे आ जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर लेयर बन जाती है, फिर तीसरे आ जाते हैं, और ये लाखों सालों तक ये प्रोसेस चलता है। कोरल, अब आप खुद सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि कोरल से ही, कंप्लीटली कोरल से ही इतना बड़ा आइलैंड बन गया है। ग्रेट बैरियर रीफ तो आपके लक्षद्वीप आइलैंड से कई गुना बड़ा है। वो पूरा का पूरा कोरल से ही बना हुआ है ना। तो इस तरीके से ये कॉलोनीज में रहते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट होती है, यानी कि जो ये कोरल्स होते हैं इनके ऊपर एल्गी लग जाती है, और डिफरेंट कलर की एल्गे होती है, और तो इनको देखने पर ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर में होते हैं, और काफ़ी कलरफुल होते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अब इनके रहने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए होती हैं, है ना। ये सैलो यानी कि ऊपर वाले पार्ट में, अब ज़्यादा गहराई में नहीं होते हैं ये, ऊपर वाले पार्ट में, यानी कि कोस्टल पार्ट में, कोस्टल रीजन जो होता है वहीं पे मिलते हैं। अब जैसे ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरीके मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से मैं बनाऊँ, तो इस पार्ट में है, वहाँ पे वो, तो यहाँ पर नहीं है कहीं पे भी बीच में, इस तरीके से नहीं फैले हुए, यहाँ पर है, यानी कि सैलो जहाँ पर वाटर है वहाँ पर होते हैं। और कैसा वाटर होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए। पानी कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, मड फ्री होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। एंड वार्म वाटर, यानी कि वार्म का मतलब गर्म ज़्यादा नहीं, वार्म का मतलब ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए।
तो ये इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं विच आर रिक्वायर्ड। दिस सेक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, अभी आपको बताया, द कोरल सेक्रेशन एंड देयर स्केलेटन्स फॉर्म कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। तो इस तरीके से जब अभी आपको दिखाया कि किस तरीके से डिपोजिशन हो रहा है और ये रीफ्स बना लेते हैं, है ना। अब इनके शेप के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे एटॉल है, एटॉल क्या होता है, इस तरीके से शेप बना लेते हैं आपके, इस तरीके से हॉर्स शू शेप बना लेते हैं। तो इस तरीके से जब फॉर्मेशन होता है तो इसको हम एटॉल बोलते हैं। बैरियर रीफ क्या होता है, बैरियर रीफ होता है जैसे कि ये आपका है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है ग्रेट बैरियर रीफ का। अब ये कोस्टल रीजन है तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बैरियर कैसे बना है यहाँ पे, अब ये यहाँ पर है, ठीक है, कोरल्स यहाँ पर है। अब कोई भी अगर समुद्री लहर आती है, सुनामी आता है, कुछ भी आता है, तो यहाँ पर टकरा के ये क्या करता है, बैरियर का काम करता है और यहाँ पर डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बैरियर रीफ। तो आपको ये चीज़ भी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कोरल्स के बारे में। आगे देखते हैं। नाउ यू सी द elongated chain of islands located in the Bay of Bengal extending from north to south. These are Andaman and Nicobar Islands. तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तो सबको पता है भाई, वहाँ पर काला पानी जो होता था अंग्रेज़ों के टाइम पर, वो यहीं पर इनको भेजा जाता था अंडमान में। सेलुलर जेल थी, वो आज भी बनी हुई है, आज भी लोग बाग देखने के लिए जाते हैं। सो दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। ये काफ़ी फैले हुए हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं और फैले हुए हैं वो। सो द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ। ऊपर वाला पार्ट क्या है, अंडमान है, नीचे वाला क्या है, निकोबार है। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। अब ये कैसे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये चीज़ आगे ना लिखी होगी तो। सो दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। चलो वो चीज़ नहीं समझा रखी है तो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा माना जाता है कि जो आइलैंड है ये, अब ये हिमालय जो है, तो हिमालय का आपको पता है एक्सटेंट कहाँ तक था, म्यांमार तक था वहाँ पे, और उसके नीचे ये एक्सटेंट है नीचे तक, कहाँ तक, अंडमान तक, नीचे ही नीचे। तो ऐसा माना जाता है, जो जो जोग्राफर्स हैं वो बताते हैं, उसी का ये एक्सटेंट है। और ये ऊपर की तरफ हिल्स निकल के आई हैं जो कि आज आपको अंडमान एंड निकोबार के फॉर्म में लिखती है। अभी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, यानी कि म्यांमार है वहाँ पर, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, सॉरी, तो और वहाँ पर चाइना भी, चाइना जो अपनी स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स में क्या है, चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है, तो इसलिए इंडिया की वहाँ पर नेवी हो, इंडिया की वहाँ पर फोर्स हो, ये ज़रूरी है। आपको ये मालूम होगा कि अंडमान एंड निकोबार में इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक कमांड है, और ये कैसी है, इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों है, यानी कि इंटीग्रेटेड है। ये इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजिक कमांड ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस विच इज़ सिचुएटेड इन दिस पार्ट, है ना। ये इंडिया की एकमात्र जो इंटीग्रेटेड है, ये आपको याद रखना है। सो देयर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स टू। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी तो होगी भाई, डाउट वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका 6 डिग्री 45 मिनट पर आता है। अंडमान का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, आपको बताया था इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 की सुनामी में डूब गया, वो कितने पर था, 6 डिग्री 45 मिनट पे था। यानी कि ये इक्वेटर के जस्ट पास में ही है। इक्वेटर के पास में होने की वजह से यहाँ पर क्या है कि फ्लोरा एंड फौना काफ़ी रिच है। सो दीज आइलैंड्स लाई क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कर। सो देयर इज नो डाउट इन दिस, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक फैक्ट यहाँ पर दे रखा है, इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इज फाउंड ऑन वेरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो कौन सा है वो, वेरन है। तो ये आपको याद रखना है, वेरन आइलैंड पर है वॉल्केनो, तो वेरन वॉल्केनो इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट्स द यूनिक फीचर्स ऑफ ईच रीजन। आपने कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ा, आपने ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ा, आपने
प्लेट्यू रीजन के बारे में पढ़ा, आपने प्लेन्स के बारे में पढ़ा, आपने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, आपने आइलैंड्स के बारे में पढ़ा। सब की अपनी अपनी फिजियोग्राफिक यूनिट जो भी हैं, सब की अपनी एक यूनिकनेस है ना। तो ये चीज़ तो आपने देखी होगी ना। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पाए तो फिर चैप्टर क्या समझा आपने। तो आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो बहुत अच्छी तरीके से ये सब समझ में आया होगा। और अगर समझ में आपको कम आया है तो एक बार और वीडियो देख लेना, और जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपकी सेवा आपकी सेवा में मैं कम्प्लीटली तत्पर हूँ। सो इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेस। देखो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, और इसी डाइवर्सिटी की वजह से डिफरेंट जगह पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मिलती हैं। तो इंडिया में इसीलिए समृद्धि है ना। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेस ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रीनरीज ऑफ द कंट्री, बताया था। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशंस, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, जो भी सिविलाइजेशंस हुई तो नॉर्दर्न प्लेन में इसलिए हुई क्योंकि वो फर्टाइल लैंड था और वहाँ पर वाटर भी काफ़ी ज़्यादा था, तो नदियों के किनारे सभ्यता हुई हैं, ये तो आपको पता होगा। सो दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। द प्लेट्यू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स बिकॉज दैट इज प्लेट्यू। अर्थ के अंदर से निकल के आया माल है, वो सब इकट्ठा हुआ है ना, पता है ना। तो उस माल में भी माल है, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। कोलार माइन से वहाँ पर गोल्ड पाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट माइंस हैं। कुंद्रेमुख माइन है, वहाँ पर क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और ये जो आपका गुजरात वाला रीजन है, महाराष्ट्र वाला रीजन है, यहाँ पर भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। सो विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या आयरन चाहिए, और इंडिया में आयरन नहीं होगा तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि ये क्या है, प्राइमरी थिंग है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। एंड आपको पता है एक तरीके से और इम्पॉर्टेंट थे ये, स्ट्रेटेजिकली दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Thus, the diverse physical features of land have immense future possibilities of development. अब इंडिया में अगर हमारे यहाँ काम अच्छी तरीके से हो जाए, यहाँ के लोग और यहाँ की गवर्नमेंट मिलकर अच्छी तरीके से अगर काम करें तो हम विश्वगुरु बनेंगे, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। क्योंकि हमारी जो ग्रोथ रेट थी अब तो खैर काफ़ी नीचे चली गई है कोरोना की वजह से, और भी इससे पहले कई कारण थे, लेकिन ग्रोथ रेट पहले हमारी 7 to 8% के बीच में रहती थी, तो दुनिया की सबसे ज़्यादा थी, है ना। तो हम कितना अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं, तो सबका इसमें सहयोग होता है। अब उसके बाद हम एमसीक्यूज की बात देख लेते हैं। एक्सरसाइज है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। अब आपको ये खुद करने हैं, ठीक है। पहले जब मैं तो बताऊंगा ही, आपको खुद करने हैं। अ लैंडमास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रिफर्ड टू एज। ऑप्शन ए कोस्ट, ऑप्शन बी आइलैंड, ऑप्शन सी पेनिनसुला, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। बिल्कुल सही सोचा होगा आपने। आंसर इसका है क्या, सी पेनिनसुला, यानी कि जब 3 तरफ से पानी से घिरा हो तो उसको पेनिनसुला, इसीलिए इंडिया का ये पेनिनसुला कहलाता है, सदर्न पार्ट, है ना। सदर्न पेनिनसुला आपको मालूम होगा क्योंकि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर इंडियन ओशन है, यहाँ पर अरेबियन सी है। सेकेंड क्वेश्चन, माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। यानी कि किसकी बात हो रही है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, यहाँ पर जो हिल्स फैली हुई हैं, मणिपुर हिल्स थी, मिजो हिल्स थी, पटकई हिल्स थी, तो इनको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए हिमाचल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी पूर्वाचल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो दिस इज टू मच सिंपल, आपको बताया था ऑप्शन सी इज करेक्ट, पूर्वाचल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रिफर्ड टू एज। किसकी बात हो रही है, साउथ ऑफ गोवा। तो नॉर्थ ऑफ गोवा क्या था, नॉर्थ ऑफ गोवा था कोंकण कोस्ट, और साउथ ऑफ गोवा क्या है, कन्नड़ कोस्ट। बिल्कुल सही सोचा आपने, कन्नड़ कोस्ट। और केरला वाले पार्ट में क्या हो जाता है, आपको मालूम होगा उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट। कोरोमंडल नहीं, कोरोमंडल आपका ईस्टर्न में है, याद रखना है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं, द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स इज।
अन्नाईमुडी, कंचनजंगा, खासी या महेंद्रगिरी। तो अब आपको डाउट होगा अन्नाईमुडी और महेंद्रगिरी में, तो डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो इसका आंसर होगा महेंद्रगिरी, क्योंकि अन्नाईमुडी किसकी है? अन्नाईमुडी वेस्टर्न घाट्स की है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स? तो आपको मालूम है, आपने पढ़ा होगा, तो ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हो। ये क्वेश्चंस आपको करने, इनके आंसर्स लिखने हैं और आपको ये ईमेल पे भेज देना है। मैं आपको ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो फिर मैं देखूंगा आपने कैसे लिखे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।